हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी 002 के खंड 1 में इकाई 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प में भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब लिखना शुरू किया था उस समय कविता की भाषा ब्रज भाषा ही थी, जिसकी 300 से 400 वर्षों तक की एक समृद्ध परंपरा उन्हें विरासत में प्राप्त हुई थी। सूरदास, घनानंद, बिहारी जैसे ब्रज भाषा प्रवीण विशिष्ट कवि उनके सामने थे। खड़ी बोली की गद एक छीड़ परंपरा भी मध्यकाल से चली आ रही थी। इसे ईसाइयों, मिशनरियों, लेखकों के माध्यम से एक नई शक्ति मिली थी। आरंभ में उर्दू भाषा हिंदी खड़ी बोली की ही अरबी फारसी मिश्रित एक शैली थी। रानी केतकी की कहानी जो 1803 ईस्वी में आई, इंशा अल्लाह खां हिंदी छूट दूसरी भाषा फूट न देने की नीति पर चले गए थे। हिंदी उर्दू का विवाद उठाने वाले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह थे, जिनमें एक ने अरबी फारसी मिश्रित उर्दू का पक्ष लिया और दूसरे ने संस्कृत तत्सम हिंदी मिश्रित हिंदी का। उस समय हिंदी और उर्दू हिंदू मुस्लिम दो भिन्न संप्रदायों से जुड़कर विकसित नहीं हो रही थी, लेकिन हिंदी उर्दू का विवाद खड़ा कर बाद में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत इसे दो संप्रदायों के बीच खाई पैदा करने के लिए एक औजार के रूप में प्रयुक्त किया। इसके लिए शिकार कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों बने। आज तक दोनों भाषाओं का यह सवाल संप्रदाय के सवालों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। अपने रचना काल में भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के उर्दू हिंदी भाषा विवाद से अपने को बचाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अरबी फारसी और संस्कृत के चक्कर को छोड़कर बोलचाल की आम फहमी भाषा को अपना आदर्श बनाया। यद्यपि जरूरत पड़ने पर इन्होंने उर्दू का प्रयोग अपनी कविता में, विशेष रूप से अपनी गजलों में खुलकर किया। इनकी रचना उर्दू बीबी का स्यापा से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे उर्दू के विरुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे। यह रचना एक विशेष संदर्भ में लिखी गई है। भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में ही है, जिसमें इन्हें पूर्ण महारत हासिल है। बहरहाल भारतेंदु ने काव्य की अपनी शुरुआत ब्रज भाषा से ही की थी, जिससे शीघ्र ही वे इस रूप में निर्णात हो गए कि रीतिकालीन जड़ता में पली बढ़ी ब्रज भाषा की कमजोरियां उनके सामने तुरंत उजागर हो गई। इसमें उन्हें साहित्य और जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी होने का भी निश्चय ही लाभ मिला होगा। देश के विभिन्न भागों की तमाम यात्राएं, वहां की भाषाओं, साहित्य से परिचय, नवजागरण आंदोलन और प्रभाव, साहित्य की तमाम नई विधाओं में सक्रिय भागीदारी सहित संगठन की नई क्रांतिकारी शुरुआतें, लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक छंद, लोक राग की पूर्ण जानकारियां, राष्ट्रीय जागरण के तमाम सवालों को अपने कर्म चिंतन का हिस्सा बनाना और जनता से सीधे सक्रिय रूप से जुड़ना आदि उनके जीवन मर्म के महत्वपूर्ण पहलू रहे। इसलिए जिस प्रकार उन्होंने गद की प्रासंगिकता को समझकर हिंदी की गद को स्थापित करने में आंदोलनात्मक कार्रवाई की, उसी प्रकार हिंदी पद के क्षेत्र में उन्होंने ब्रज भाषा का भी कायाकल्प करने की कोशिश की। भारतेंदु की ब्रज भाषागत विशेषता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी उन्होंने किया। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई वर्षों हो गए थे, कविता और सवयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। बहुत से शब्द तो
प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। चक्कौ, भुआल, ठाओ, दीह, उनो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रज भाषा की कविता से किनारा खींचने लगे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद तक पहुंच गया था, यह शब्दों को तोड़ मरोड़ और गलत ढंग के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक कविता से दूर रखा और अपने रसीले रवैये में जहां तक हो सका बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में अनेक सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को ध्यान में रखकर सभी लेखकों से अपने निबंध, जातीय संगीत में ग्राम गीतों और लोक छंदों को अपनाने का भी आह्वान किया। यह सब लोग जानते हैं कि जो बात साधारण लोगों में फैलेगी उसका प्रचार सर्वदैशिक होगा, और यह भी विदित है कि जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव होता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता है। इस विषय में उन्होंने जिनको कुछ भी रचना शक्ति है उनसे सहायता चाहता हूँ, वे लोग भी इस विषय पर गीत व छंद बनाकर स्वतंत्र प्रकाश करें या मेरे पास भेज दें, मैं उनको प्रकाश करूंगा। और सब लोग अपनी मंडली में गाने वाले को वह पुस्तक दे, जैसे कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, अर्धा, चैती, होली, सासी, लंबे, लावनी, जाते के गीत, बिरहा, चनैनी, गजल इत्यादि ग्राम गीतों में इनका प्रचार हो और सब देश की भाषाओं में इसी अनुसार हो, अर्थात पंजाब में पंजाबी, बुंदेलखंड में बुंदेली, बिहार में बिहारी, ऐसे जिन देशों में जिन भाषा का साधारण प्रचार हो उसी भाषा में ये गीत बने। काव्य जीवनों के विषय के संदर्भ में चूंकि मध्यकालीन रीतिकालीन नहीं रहे थे, काव्य विषयों के जीवन संदर्भ चूंकि मध्यकालीन रीतिकालीन नहीं रहे थे, इसलिए जीवन की आम व्यापक समस्याओं को, समाज और राजनीति की समस्याओं को और सत्ता की चालबाजियों को जब भारतेंदु काव्य का विषय बनाते हैं तो सामायिक और समसामयिक जीवन की शब्दावली उनकी काव्य भाषा में स्वभावतः प्रवेश करती है। इस प्रकार वह पारंपरिक काव्य भाषा जो श्रृंगार, सौंदर्य और लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपना एक सांचा खड़ा किए हुए थी, जिस पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं था, उसी काव्य भाषा को अब प्राचीन स्थिर विषयों के अलावा जीवन के नए संदर्भों, प्रसंगों या विचारों का बोझ उठाना पड़ा जो उस काव्य भाषा के लिए अपरिचित था। ऐसे में ब्रज की कोमल कांत पदावली बनी रहना संभव नहीं रहा। इसके साथ ही ब्रज भाषा भी असमर्थता उजागर हो गई। इस प्रकार ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में भारतेंदु ने नए नए विषयों का, विचार का, जन इच्छाओं का वाहक बनाते हुए उसमें से अप्रचलित कठिन शब्दों को तिलांजलि दी और उसे सरल सुगम बनाने का प्रयास किया, किंतु भाषा की रागात्मक स्वच्छंदता, व्यवहारिकता में उसकी प्रभाव क्षमता, मुहावरा और लोकोक्तियों की प्रासंगिकता को दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। हालांकि पद भाषा के रूप में ब्रज भारतेंदु को बहुत सहज, सरल एवं प्रिय लगती रही, तथापि ब्रज के अलावा उर्दू में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उर्दू एवं अन्य भाषाओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण का असर ब्रज भाषा पर इस रूप में हुआ कि ब्रज के कवि अब अन्य प्रांतीय जन भाषाओं से शब्द ग्रहण करने में भी उदार होते चले गए। फलतः ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में जनता से अधिक करीब होती गई। पद के लिए ब्रज भाषा हो और गद्य के लिए खड़ी बोली, यह समस्या धीरे धीरे भारतेंदु के समय ही सिर उठाने लगी। खड़ी बोली के काव्य लिखने की एक क्षीण परंपरा होने का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। भारतेंदु ने इस खड़ी बोली में काव्य लिखने का प्रयास किया, जिसमें शुरू में उन्हें बड़ा अटपटान लगा, लेकिन ब्रज की ठास उन्हें खड़ी बोली की दीर्घ क्रियाओं में फीकी जान पड़ी, जिसका जिक्र 2 अक्टूबर 1872 को कवि वचन सुधा में हिंदी भाषा नामक निबंध में उन्होंने यूं किया, जो हो मैंने आपको कई बार मेरे परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं,
पर वह मेरे चिता अनुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चित होता है कि ब्रज भाषा में ही कविता करना उत्तम होता है। इसी के कविता ब्रज भाषा में ही मैंने इसका कारण सोचा कि खड़ी बोली में कविता मीठी नहीं बनती है, तो मुझको सबसे बड़ा कारण यह जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीर्घ मात्रा होती है, इसमें कविता अच्छी नहीं बनती है। इस घटना के 9 वर्ष बाद भारतेंदु ने 1881 यानी 1 सितंबर 1881 को भारत मित्र के संपादन को पत्र लिखा और अपनी खड़ी बोली में लिखी कुछ कविताओं को प्रकाशन के लिए भेजी। प्रचलित साधु भाषा में कुछ कविता भेजी है, देखिएगा इसमें क्या कसर है और किस उपाय के अवलंबन करने से इस भाषा में काव्य सुंदर बन सकता है। इस विषय में सर्वधारण की अनुमति ज्ञात होने पर आगे से वैसा परिश्रम किया जाएगा। 3 भिन्न भिन्न छंदों में यह अनुभव करने के लिए किस छंद में इस भाषा का काव्य होगा कविता लिखी है। मेरा चित्त इससे संतुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रज भाषा से मुझे इसको लिखने में दूना परिश्रम हुआ। इस भाषा की क्रियाओं में दीर्घ भाग विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है। मैंने कहीं कहीं सौंदर्य के हेतु दीर्घ मात्राओं को भी लघु करके पढ़ने की चाल रखी है। लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति प्रकाश करेंगे तो मैं और भी लिखने का प्रयत्न करूंगा। निश्चय ही भारतेंदु ने खड़ी बोली में कविता लिखने के इस यत्न को आगे बढ़ाया और अपने नाटकों में जहां तहां कहीं ब्रज और खड़ी बोली दोनों को साथ मिलाकर कहीं सिर्फ खड़ी बोली में कहीं सिर्फ खड़ी बोली की उर्दू शैली में कविताएं लिखी। इसे देखा जाए तो एक विशिष्ट वास्तविकता हमारे सामने उद्घाटित होती है। पहले उदाहरण में अभिव्यक्ति पक्ष अत्यंत शिथिल और दूसरे उदाहरण में गृहीत तथ्य अत्यंत सहजता और तीखेपन से उद्घाटित हुआ है। इससे हमारे सामने कुछ विशेष निष्कर्ष आते हैं। भारतेंदु जब भक्ति या श्रृंगार जैसे परंपरागत विषयों पर खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करते हैं तो उनकी भाषा लड़खड़ा जाती है, लेकिन नए विषयों पर लिखते समय अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की शिथिलता दिखाई नहीं देती है। यदि उन्होंने चिंतन से संबंध नए विचार प्रधानता विषयों पर खड़ी बोली हिंदी में रचना की होती तो शायद उनके सामने विशेष दिक्कत नहीं आती। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे भारतेंदु संभवतः पहले ही समझ नहीं पाए थे। भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताएं जितनी भी है उनमें वह ब्रज के केंचुल छोड़कर अपना नया रूप धारण करने का प्रयास करती दिखाई पड़ती है। विशेषकर उनके नाटकों में जहां कहीं खड़ी बोली की कविताएं वे लिखते हैं वे सयास नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार लिखी गई दिखाई पड़ती है। वैसे भी गद्य की भाषा खड़ी बोली हो और पद की भाषा ब्रज भाषा हो, यह भारतेंदु को ही निश्चय ही खलने लगी होगी। यह तो उन्हें पता था कि खड़ी बोली में कविता लिखने की वह शुरुआत नहीं कर रहे हैं। खड़ी बोली उर्दू शैली और दक्षिणी शैली में कविताएं उनसे पहले लिखी जाती रही हैं। खड़ी बोली में प्राचीन कीर्तनों के मिलने की बात स्वयं भारतेंदु हिंदी भाषा शीर्षक निबंध में कही है। इस कीर्तन परंपरा में स्वयं उनके पिता बाबू गिरधर दास की रचनाएं भी मिलती है। भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताओं का विस्तृत विश्लेषण विष्णुकांत शास्त्री ने भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताएं निबंध में किया है, जिससे यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि भारतेंदु स्वयं इस बात को समझने लगे थे कि अब पद की भाषा ब्रज अधिक दिन तक बने नहीं रह सकती। इसलिए साधु भाषा में कविता रचने की शुरुआत उन्होंने 1872 ईस्वी में ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। इसके बाद 1885 में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बाद समकालीन अन्य कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचने का प्रयास जारी रखे। अभी तक प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक सरीखे काव्य रूप में ही परंपरा से प्रचलित थे। जीवन की एक खास ढांचे में विशेष गति थी। सारा समाज ईश्वर केंद्रित विश्वासों, आस्थाओं, मूल्यों के इर्द गिर्द संचालित होता था। इसलिए इन मूल्यों के आधार पर जीवन का आरंभ, मध्य, अंत निश्चित था। हर घटना दुर्घटना के कार्य कारण संबंध में
कारण ईश्वर केंद्रित था, लेकिन नव जागरण के आंदोलन ने मनुष्य के कर्म को भी महत्ता प्रदान की। आलस, नकारापन, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियों पर तारापात होने लगा। ऐसे में जीवन भी खंड काव्य, महाकाव्य के रूप में तोड़कर बाहर आ गया। ऐसे लक्षण ग्रंथों का सहारा किसी ने नहीं खोजा जो काव्य रूप, काव्य भाषा की कसौटी बने, बल्कि एक ही कसौटी भारतेंदु ने देखी, उसी के आधार पर काव्य विषय, भाषा, रूप निर्धारित किया और वह कसौटी थी जनता और ठोस जनमानस। काव्य, खंड काव्य पढ़ना, सुनना, सुनाना उस युग में संभव नहीं रहा, इसलिए समकालीन जीवन के दबाव ने नए काव्य रूपों को जन्म दिया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे यूं रेखांकित किया। विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आ रही थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविताओं में प्रबंध का रूप कथनात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था, या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण इत्यादि, अथवा विवाह, मृगया, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु वर्णात्मक प्रबंध। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर कुछ कुछ दूर चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों की चाल न रूप की दृष्टि से भारतेंदु ने मुक्तक काव्य रचना की, जिसमें लोक छंदों, लोक रागों, लोक संगीत शैली, दोहो, व्यंग और समस्या पूर्ति, मुकरियों आदि के नए नए प्रयोग किए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शैली में भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।